आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं ये है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है फोर्थ पेपर यूपीएससी और एमपीपीएससी या अदर स्टेट एग्जाम्स जहाँ पर एथिक्स एक पेपर के रूप में है, उनमें ये सिलेबस का एक हिस्सा होता है। एप्टीट्यूड यानी कि अभिरुचि या अभिक्षमता और फाउंडेशनल वैल्यूज यानी जो बेसिक वैल्यूज होते हैं सिविल सर्विसेज में काम करने के, उससे संबंधित ये टॉपिक है। यानी कि पहले तो एप्टीट्यूड के ऊपर चर्चा होगी कि एप्टीट्यूड क्या है, अभिरुचि क्या है, ये किस तरह से प्रशासन को प्रभावित करता है, एप्टीट्यूड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और साथ ही साथ हम आपको एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का जो रिलेशन है यानी कि अभिक्षमता और मनोवृत्ति का जो संबंध है उस पर भी एक अलग वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले हमारा फोकस होगा एप्टीट्यूड के टॉपिक पर। अगर हम उसे अच्छी तरह समझ जाएंगे तो फाउंडेशनल वैल्यूज को समझने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रायर इंफॉर्मेशन दे दें आपको कि जब हम एप्टीट्यूड पे बात करेंगे तो एप्टीट्यूड क्या है, वो किस तरीके से लोक सेवा में सिविल सर्विसेज में उपयोग में लाया जाता है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे और कॉन्सेप्ट क्या है एप्टीट्यूड का, इस पर चर्चा होगी। और यही चीज जब कन्वर्ट हो जाएगी फाउंडेशनल वैल्यूज में, यानी एप्टीट्यूड फाउंडेशनल वैल्यूज में परिवर्तित हो जाएगी जो लोक सेवा में हमें जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर हम इससे संबंधित कई चीजों पर चर्चा करेंगे, जैसे इम्पार्शियलिटी लोक सेवा में, इम्पार्शियलिटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी यानी राजनीतिक तटस्थता, निष्पक्षता यानी इम्पार्शियलिटी निष्पक्षता, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी अनामता, है ना, कमिटमेंट यानी कि काम को, जो भी लोक सेवा में काम है उसे पूरी अच्छी तरह से प्रतिज्ञाबद्ध होकर करना, कमिटमेंट, डेडिकेशन समर्पण के साथ करना, एम्पैथी है ना, एम्पैथी, कंपैशन, एम्पैथी यानी कि सहानुभूति, और एक होता है एम्पैथी मतलब समानुभूति और सिंपैथी मतलब सहानुभूति। ये सभी लोक सेवा से संबंधित है, यानी लोक सेवकों में ये गुण होने जरूरी है। तो ये गुण विकसित उनमें है या नहीं है, इसकी जांच के लिए, इसको समझने के लिए जो शुरुआती जो प्रक्रिया अपनाई जाती है या किसी व्यक्ति के भीतर वो पर्टिकुलर गुण जो उस सेवा में काम करने के लिए जरूरी है, उस क्षेत्र में काम करने के लिए जरूरी है, उस गुण को पता लगाने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे ही कहा जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट का आपने नाम कई बार सुना होगा, क्योंकि हम जो लोक सेवा की परीक्षाओं में बैठते हैं उसमें भी ये शब्द इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अब आपके लिए ये सब जाना पहचाना हो गया कि आखिर एप्टीट्यूड की ही जांच की जाती है कि आप जब लोक सेवा में जाएंगे तो आपके भीतर पहले से वो कुछ गुण मौजूद हैं कि नहीं। अगर वो गुण मौजूद होगा तो लोक सेवा में काम करने में आपको भी आसानी होगी और सरकार को ये फायदा होगा कि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति लोक सेवा में काम करने के लिए मिल जाएगा जो पूरे समर्पण, डेडिकेशन के साथ, इम्पार्शियलिटी के साथ और कमिटमेंट के साथ, इंटेग्रिटी के साथ काम करेगा। तो समाज का भी भला है, व्यक्ति का भी भला है और अल्टीमेटली हमारे देश का भला है। तो इसीलिए एप्टीट्यूड को समझना और उसको एटीट्यूड के साथ जोड़ करके या उसके अंतर को समझना यहाँ पर इस विषय को समझने के लिए जरूरी है। अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो एप्टीट्यूड पर सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में अंतर क्या है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड यानी संबंध क्या है, डिफरेंस क्या है। कभी कभी एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो फाउंडेशनल वैल्यूज होते हैं, जैसे एम्पैथी, और एम्पैथी का लोक प्रशासन में उपयोग क्या है, लोक सेवा में उपयोग क्या है, या फिर पूछ देंगे कि भाई डेडिकेशन यानी समर्पण, डेडिकेशन का लोक सेवा में उपयोग क्या है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन जो है इसमें बनता है। तो आप अगर इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो उन प्रश्नों को हल करने में आपको आसानी होगी। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट जो हमेशा आपसे रहता है कि अगर आप इस चैनल का पूरा
फायदा उठाना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, और जब आप इसे देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं तो इसे पूरा देखिए, सुनिए और पढ़िए, जिससे कि आपको ये फायदा होगा कि अगर क्वेश्चन के रूप में आप परीक्षा में जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो उसको लिखने और आपको उस पर जवाब देने में सहूलियत होगी, और ये मेरे लिए भी मोटिवेशनल रहेगा, क्योंकि ये खोज परख और अनुभव परख जो जानकारी आप तक पहुंचती है उसका लाभ आपको मिले, यही हमारा मकसद है। तो यहाँ पर एप्टीट्यूड के बारे में जब हम अपनी बात रखेंगे तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि एप्टीट्यूड जो वर्ड है ये कैसे जनरेट होता है। तो देखिए, एक वर्ड होता है लैटिन भाषा का ऑप्टोज। ऑप्टोज का मतलब होता है फिटेड फॉर। फिटेड फॉर यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी जॉब के लिए, किसी काम के लिए फिट है, ये उसके अंदर वो गुण मौजूद है, वो कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है जिससे वो पर्टिकुलर काम कर सकता है। और क्या चीज है, तो एप्टीट्यूड इज द कैपेसिटी टू डू ए वर्क, यानी कोई पर्टिकुलर काम आपको दिया गया है और आप उसे बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। काम तो कर सकते हैं लेकिन बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। आपके अंदर वो एप्टीट्यूड, वो अभिक्षमता, वो अभिरुचि मौजूद है कि आपको ऊपर से सुपरवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, किसी के गाइड करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, और आप उस काम को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो वो जो कैपेसिटी आपके अंदर है, मौजूद है आपके अंदर, वही आपका एप्टीट्यूड है उस काम के प्रति। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण से समझते हैं इसको। मान लीजिए एक बच्चा है और वो अभी 4 या 5 साल का बच्चा है, लेकिन उसे किसी ने डांस सिखाया नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा डांस कर रहा है, या बच्ची है, लड़की है, बहुत अच्छा डांस कर रही है। अब इतना अच्छा डांस कर रही है कि उसे टीवी पे दिखाया जा रहा है, टीवी पे उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बहुत सारे कार्यक्रम बनाए जाते हैं, आजकल बच्चों के बहुत सारे प्रोग्राम भी आते रहते हैं। तो आप देखते होंगे उसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे, वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छा सुर है उनका, संगीत को समझने की क्षमता है। तो ये क्या उनके अंदर किसी ने बाहर से डाला है? नहीं, ये उनके अंदर स्व विकसित हुआ है, यानी इनेट, जन्मजात आ गया है। तो ये उनका एप्टीट्यूड है, अभिरुचि है। अब उसी बच्चे को जो बहुत अच्छा गाना, जो गाने की क्षमता है, जिसके अंदर एप्टीट्यूड ऑफ सिंगिंग है, या एप्टीट्यूड ऑफ डांसिंग है, या एप्टीट्यूड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट है, मान लीजिए क्रिकेट खेलने की क्षमता है, वो उसको बैट पकड़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो खुद ही बैट पकड़ रहा है, बॉल को डील कर रहा है, अच्छे से शॉट लगा रहा है, 8-10 साल का बच्चा है, और आप देख रहे हो कि वो इस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है जैसे एक अच्छा क्रिकेटर करता है, जबकि उसे सिखाया नहीं गया। तो क्या है, वो एप्टीट्यूड है। अब अगर उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, अगर उसे सही ढंग से समझाया जाए, उसे अगर उस क्षेत्र में अनुभव मिल जाए, तो वो एक बेहतरीन खिलाड़ी बन सकता है। जो डांस करने वाला जो छोटा बच्चा था वो बेहतरीन डांसर बन सकता है, या जो गाना गाने वाला बच्चा या बच्ची है वो बेहतरीन जो है सिंगर बन सकता है या बन सकती है। यानी कि एप्टीट्यूड व्यक्ति के भीतर जन्मजात भी होती है, लेकिन इसे अनुभव से भी विकसित किया जा सकता है और इसका प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। तो एप्टीट्यूड को अभी हमने केवल आपको कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया है कि आखिर जब हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो एप्टीट्यूड का क्या अर्थ हमें लगाना चाहिए। तो एप्टीट्यूड का अर्थ हमें यह लगाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उस काम के लिए बिल्कुल फिट है, या उस काम को करने की क्षमता उसमें ज्यादा है, या यूं भी कह सकते हैं कि एन एप्टीट्यूड इज ए कंपोनेंट ऑफ ए competence to do a certain kind of work at certain level। एक कंपिटेंस है, अपने आप में एक पूर्णता है। क्या है ये? कंपोनेंट ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी किसी काम को पूरा करने का एक क्षमता है, एक कॉम्पिटेंस ऑफ कंपोनेंट है, एक घटक है। टू डू ए सर्टेन काइंड ऑफ वर्क, एक पर्टिकुलर काइंड, सर्टेन काइंड यानी हर एक काम का नहीं, ए सर्टेन काइंड ऑफ वर्क एट ए सर्टेन लेवल, मतलब वो काम जब उस क्षेत्र में करेगा तो एक सर्टेन लेवल पर करेगा, बहुत अच्छे लेवल पर करेगा। अब यही जो कॉम्पिटेंस है, यही कॉम्पिटेंस जब आउटस्टैंडिंग हो जाएगा और अच्छा आपको दिखने लगेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? टैलेंट।
दिस आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड कैन बी कंसिडर्ड एज टैलेंट। उसी को हम लोग प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि उसके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, उसके पास सिंगिंग टैलेंट है, उसके पास डांसिंग टैलेंट है, उसके बाद स्टडी करने का टैलेंट है, उसके पास जो है बहुत सारा रीजनिंग जो है बहुत तेजी से करने का टैलेंट है। यानी टैलेंट के अलग अलग स्वरूप, मैथमेटिकल टैलेंट है, फिजिक्स का टैलेंट है, रिसर्च का टैलेंट है। तो टैलेंट का जो स्वरूप डेवलप हुआ वो कहां से आया? एप्टीट्यूड से। तो एप्टीट्यूड क्या है? एक कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है? तो कॉम्पिटेंस टू डू ए सर्टेन वर्क, एक कोई निश्चित काम को पूरी दक्षता के साथ करने का। और जब दक्षता को बहुत अच्छे स्तर पर किया जाता है और जब वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है, बहुत शानदार हो जाता है, तो उसको हम कह देते हैं कि उसके व्यक्ति के भीतर बहुत अच्छा टैलेंट है। तो इस तरह से एप्टीट्यूड को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो एप्टीट्यूड को डिफाइन करने के और भी कुछ तरीके हो सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड क्या है? तो एप्टीट्यूड किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित कौशल सीखने की या अर्जित क्षमता या ज्ञानार्जन की जन्मजात क्षमता है। अब देखिए यहाँ पर 3 शब्द महत्वपूर्ण आए हैं। क्या क्या कैपेसिटी है यहाँ पर एप्टीट्यूड के अंतर्गत? तो देखिए पहली कैपेसिटी तो ये है अब इसके अंतर्गत कि व्यक्ति के भीतर एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है। क्या? कौशल सीखने की, कोई स्किल सीखने की। उसको ज्यादा आपको बोलना नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो स्किल सीख रहा है, लर्न कर रहा है। कौशल सीखने की क्षमता है, या अर्जित क्षमता है, या उसके अपने अनुभव से या पहले किए गए किसी काम से उसके अंदर वो स्किल डेवलप हो गया है, तो अर्जित हो गया, अर्न हो गया। पहली चीज तो यह है कि उसके अंदर सीखने की क्षमता है। दूसरा, सीखते हुए उसने वो स्किल अर्जित कर ली, अर्न कर लिया। और इस तरह की क्षमता ये भी हो सकता है कि इनेट यानी कि जन्मजात उसमें विकसित हो गई हो, जन्मजात क्षमता भी है। तो ये जो अर्जित क्षमता है या सीखने की जो उसकी क्षमता है, या जन्मजात किसी पर्टिकुलर जॉब को बेहतरीन ढंग से करने की जो उसकी क्षमता है, वो क्या है? उसका एप्टीट्यूड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एप्टीट्यूड जो है ये इनेट भी हो सकता है यानी जन्मजात भी हो सकता है, और एप्टीट्यूड जो है ये अर्जित भी हो सकता है यानी कि अर्न भी हो सकता है। तो यहां पर ये थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक भी आपको पता चल गई कि अगर हम एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो एप्टीट्यूड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक पर जाने से पहले थोड़ा और इसके व्यवहारिक पहलू को देखते हैं। यानी अब ये बात क्लियर हो गई कि एप्टीट्यूड क्या है। एप्टीट्यूड की जब बात करेंगे तो देखिए 3 तरह के एप्टीट्यूड आपको दिखाई पड़ेंगे। नॉर्मली 3 तरह के एप्टीट्यूड आपको दिखेंगे। एक होगा फिजिकल एप्टीट्यूड, दूसरा होगा आपको मेंटल एप्टीट्यूड, और तीसरा होगा इनहेरेंट एप्टीट्यूड। वैसे मेनली फिजिकल और मेंटल एप्टीट्यूड होता है। तो फिजिकल एप्टीट्यूड में क्या होगा? जैसे कोई शारीरिक रूप से उसके पास ऐसी क्षमता पहले से ही विकसित है। जैसे उदाहरण से देखेंगे कि जो उसेन बोल्ट है, धावक है, अब उनके पांव जो हैं वो बहुत लंबे हैं, तो जब वो दौड़ते हैं तो बहुत तेज दौड़ते हैं। अब थोड़ी क्वालिटी, थोड़ा एप्टीट्यूड तो पहले से था ही, और उन्होंने उसे प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस करके उसे और मजबूत किया, तो क्या हो गया? उनके अंदर का जो एप्टीट्यूड है वो स्किल में पहले एबिलिटी में और फिर स्किल बन गया। अब वो स्किल्ड धावक बन गए, रनर बन गए, बहुत अच्छा दौड़ने लगे। पूरे विश्व में उनकी जो दौड़ने की क्षमता है उसकी चर्चा होने लगी, ओलंपिक मेडल जीतने लगे। ऐसे ही चलो आप माइकल फेल्प्स को देखो, नाम सुना होगा आपने। ये स्विमर है, तैराक है ना। ओलंपिक में कई पदक जीते इन्होंने, एक ही ओलंपिक में कई पदक जीते। तो ये क्या है? अब इनकी भी शारीरिक बनावट कुछ इस तरह से ईश्वर ने दी कि जब ये पानी में तैरने के लिए उतरे तो उनकी गति को वो शारीरिक क्षमता ने मदद किया और वो बेहतरीन जो है तैराक बन गए, स्विमर बन गए, और इनको उस क्षेत्र में काफी सफलता मिली। तो एप्टीट्यूड इनके अंदर था जो हाई लेवल पर जाके टैलेंट बन गया, जिसको एक्सपीरियंस के साथ और प्रैक्टिस के साथ मजबूती दी गई, जिससे इनमें एबिलिटी डेवलप हुई और धीरे धीरे वो स्किल बन गया, तो ये एक अच्छे धावक बन गए। और भी आपके पास उदाहरण मिल सकते हैं ऐसे एप्टीट्यूड के। जैसे आप सचिन को देखिए, जबकि उनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है,
कम हाइट के खिलाड़ी हैं, लेकिन उसके बाद भी जब बाउंसर फेंका जाता है उनको, तो विश्व में माना जाता है कि बाउंसर को डील करने की क्षमता सचिन तेंदुलकर में बेहतरीन थी। अभी तो अब वो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन जब वो खेलते थे तो ये देखने में आया कि बहुत अच्छे ढंग से वो डील करते थे। इसका मतलब क्या हुआ, उनको एक पर्टिकुलर किस्म के बॉलिंग के खिलाफ उनमें खेलने की क्षमता बहुत अच्छी थी। तो वो क्या है, एप्टीट्यूड है। वैसे भी एप्टीट्यूड उनके अंदर, क्रिकेटिंग एप्टीट्यूड पहले से डेवलप थी, तभी तो जो इतनी कम उम्र में उन्होंने क्रिकेट में भारतीय राष्ट्रीय टीम में उन्होंने जगह बना ली, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने लग गए। तो एप्टीट्यूड का उपयोग यहाँ पर, यही चीज MS धोनी के संदर्भ में कई तरह के एप्टीट्यूड, उनके कुछ शॉट जैसे हेलीकॉप्टर शॉट एक अपने आप में उनका एक अपना तरीका है जो है बहुत फेमस है, पूरे विश्व में फेमस है उस तरह से खेलने का। तो क्रिकेट खेलने का एप्टीट्यूड, अभिरुचि या अभिक्षमता उनके अंदर मौजूद थी और उसको उन्होंने प्रैक्टिस से उसको स्किल में तब्दील कर दिया। इसी तरह से एक छोटा बच्चा का नाम सुना होगा, अभी कुछ साल पहले ही ये चर्चा में आया था, बुधिया नाम है, उड़ीसा का, जो है बहुत छोटा बच्चा है और ये बच्चा जो है कई किलोमीटर तक दौड़ सकता है, चल सकता है, मैराथन के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि ये 20-25 साल का है या 15 साल की प्रैक्टिस की होगी उसने, वो तो बहुत छोटा बच्चा है, बहुत कम उम्र का बच्चा है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर रनिंग एप्टीट्यूड, जो उसके अंदर स्टेमिना है, वो उसका फिजिकल एप्टीट्यूड को प्रदर्शित करता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि एप्टीट्यूड का एक भाग है फिजिकल एप्टीट्यूड। अब मेंटल एप्टीट्यूड की बात करें, क्योंकि यहां पर जब आप प्रशासन में जाएंगे तो आपको मेंटल एप्टीट्यूड की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मेंटल एप्टीट्यूड मतलब दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर आपके अंदर एक क्षमता मौजूद है। क्या करने की क्षमता? तो आपके अंदर लॉजिकल पावर है, यानी किसी चीज को आप तार्किक ढंग से सोच पाते हैं, लॉजिकल पावर बहुत अच्छा है आपके अंदर। आपके अंदर जो है वर्बल पावर, यानी किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने की बहुत अच्छी क्षमता है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी चीज को। कोडिंग, यानी किसी चीज को संक्षेप में बता सकते हैं, शॉर्ट में कोडिंग कर सकते हैं, दूसरे लोगों को आप उन कोडेड टर्म्स में बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्रिएटिविटी, आपके अंदर एक निर्माण करने की क्षमता है, क्रिएटिविटी है, कुछ नई नई चीजें डेवलप करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, है ना, वो जो पढ़ी हुई चीजें हैं उनमें से नया कुछ डेवलप कर लेते हैं। तो क्या हो गया ये क्रिएटिविटी, है ना। जैसे इसमें जैसे मेंटल एटीट्यूड में देखिए, अब जैसे कभी कभी हम लोग चर्चा करते हैं कि यार कॉमेडी विद कपिल शर्मा एक अच्छा शो है, टीवी पे आता है। अब वो शो में आप कपिल जो है वो इतने सफल हुए कॉमेडी में, जबकि कॉमेडियन और भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्यों सफल हुए? क्योंकि उनके अंदर एक अपना एप्टीट्यूड है, कॉमेडी का एक एप्टीट्यूड है जो तात्कालिक परिस्थितियों में तत्काल निर्णय लेकर के और दूसरे लोगों को हंसाने की क्षमता रखता है। अब ये एप्टीट्यूड है, एक अपनी मानसिक क्षमता है जो हर व्यक्ति में नहीं है। कोशिश बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये क्षमता ज्यादा विकसित हो गई, तो वो एप्टीट्यूड है। और उस एप्टीट्यूड का उपयोग जो है अनुभव से और प्रैक्टिस से किया और उसका जो है व्यावसायिक उपयोग हो गया। अब और एग्जांपल ले सकते हैं AR रहमान। अब इन्होंने कोई ऐसा बहुत ज्यादा इन्होंने कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन इनका म्यूजिक के जो है पूरा विश्व दीवाना है, तो इनके अंदर म्यूजिक का एप्टीट्यूड है। तो अलग अलग किस्म के मानसिक जो क्षमता होती है किसी भी काम को करने की, यानी कि रीजनिंग की क्षमता, मैथमेटिकल अप्रोच से काम करने की क्षमता, बहुत से तथ्यों यानी फैक्ट्स को, लॉजिक को आपस में जोड़ने की क्षमता, ये सब मेंटल एप्टीट्यूड के अंतर्गत आते हैं। और हमारा जो लोक सेवा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है, उसमें मेंटल एप्टीट्यूड की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर आपको डिसीजन भी लेना पड़ेगा, आपको वहां पर जो है लॉजिक्स के साथ जो है काम करना पड़ेगा, लोगों को डील भी करना पड़ेगा, यानी कम्युनिकेट भी करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये दिमागी तौर पर यानी मानसिक तौर पर आपको बहुत मजबूत व्यक्ति होना चाहिए, तब आप प्रशासन में अच्छा कर सकते हैं। तो ये एप्टीट्यूड अगर पहले से है, डेवलप तो करेंगे ही, लेकिन अगर पहले से है तो आसानी से डेवलप भी हो जाएगा, मजबूती भी आ जाएगी, स्ट्रांगनेस आ जाएगी, और कम से कम ट्रेनिंग में व्यक्ति को एक बेहतर प्रशासक बनाया जा सकता है। तो इसी की जांच के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, जिस पर हम बाद में आते हैं, मेंटल एप्टीट्यूड। अब तीसरा जो है जिसको हमने बोला इनहेरेंट,
इनहेरेंट यानी जन्मजात, यानी कोई डेवलप नहीं किया लेकिन अचानक दिखाई पड़ने लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है इसमें। अब वैसे एक क्वालिटी सभी लोगों में होती है, भाषा सीखने की क्षमता, ये इनहेरेंट एप्टीट्यूड होता है। नहीं तो छोटा बच्चा 6 महीना 8 महीना साल भर का बच्चा कैसे शब्दों का निर्माण करने लग जाता है, बोलने लग जाता है, उसे थोड़ी बहुत सुन के देख के ही वो सीख जाता है। तो शब्दों को बोलने और समझने की जो क्षमता है ये इनहेरेंट एप्टीट्यूड है, यानी कि जन्मजात हर एक व्यक्ति को ईश्वरीय मिला हुआ है, इनहेरेंट एप्टीट्यूड है, ये जन्मजात है। यही चीज और भी उदाहरण में देख सकते हैं आप, जैसे मिल्खा सिंह जी हैं, है ना, मिल्खा सिंह हैं, अब उनके अंदर इनहेरेंट एप्टीट्यूड है। अब उन्होंने कोई ऐसे बहुत बड़े धावक की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन आपने फिल्म में भी देखा होगा उनके अंदर कुछ घटनाएं घटी उनके जीवन में, जिसके कारण उनके अंदर ये एप्टीट्यूड, ये लक्षण, ये उनकी अभिरुचि विकसित हो गई और उसका इस्तेमाल जो है बाद में किया गया एक अच्छे रनर के रूप में, एक रेसर के रूप में। तो ये सब चीजें जो है इनहेरेंट एप्टीट्यूड के अंतर्गत आती हैं। अब इन्हीं एप्टीट्यूड सबको मिला करके एक एप्टीट्यूड जो हम सबको जरूरी है, जब भी लोक सेवा में जाएंगे या आप किसी पब्लिक सेक्टर में काम करने जाएंगे या आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने जाएंगे, तो आपको एक एप्टीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, और खासकर लोक सेवा में उसे हम कहते हैं सिविल सर्वेंट एप्टीट्यूड। सिविल सर्वेंट, लोक सेवकों के लिए अभिरुचि या अभिक्षमता। अब देखिए इसको भी हमने 3 भागों में बांट दिया। एक है इंटेलेक्चुअल सिविल सर्वेंट एप्टीट्यूड, दूसरा है इमोशनल सिविल सर्वेंट एप्टीट्यूड, और तीसरा है मोरल सिविल सर्वेंट एप्टीट्यूड। बांटने का, क्लासिफाई करने के बहुत से हो सकते हैं, लेकिन बात को समझने के लिए हमने इसे 3 भागों में बांट दिया। पहला सिविल सर्वेंट एप्टीट्यूड इंटेलेक्चुअल वाला हो गया। इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिकता से संबंधित। तो बौद्धिकता से संबंधित सिविल सेवकों को क्या चाहिए? तो देखिए पहली चीज तो ये कि उनकी रीडिंग कैपेसिटी, राइटिंग कैपेसिटी, मेमोरी, उनकी याद रखने की क्षमता, इंटेलिजेंस यानी कि उनका आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस, रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग, ये सब अच्छा होना चाहिए। और ये एप्टीट्यूड है, इसीलिए पहले से अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही अगर इन चीजों को विकसित कर लिया जाए तो अच्छा होगा। ठीक, मैं ये इसके आपको एग्जाम्पल से भी बताऊंगा कि जो सीसैट का पेपर होता है वो कैसे आपको इन सब चीजों को टेस्ट करता है। तो देखिए रीडिंग कैपेसिटी, राइटिंग कैपेसिटी। राइटिंग कैपेसिटी जब आप मुख्य परीक्षा देते हैं, मेन एग्जाम देते हैं, आपकी राइटिंग कैपेसिटी की जांच होती है कि आप किसी प्रश्न का उत्तर, किसी क्वेश्चन के उत्तर को किस संदर्भ में लिखते हैं, कितना बड़ा लिख सकते हैं, कितना छोटा लिख सकते हैं। सब तरह के क्वेश्चन रहेंगे कि आप कम शब्दों में लिखिए, ज्यादा शब्दों में लिखिए। यूपीएससी में तो खैर एक ही शब्दों की संख्या आजकल थोड़ा निर्धारित है। एमपीपीएससी अगर देते हैं तो उसमें देखिए 2 पंक्ति में भी उत्तर लिखना होगा, 100 वर्ड में भी लिखना होगा और 300 वर्ड में भी लिखना होगा। तो क्या जांच हो रही है यहाँ पर? आपकी राइटिंग कैपेसिटी, यानी किसी चीज को आप, किसी क्वेश्चन को एक्सपैंड करके कितना लिख सकते हैं, शॉर्ट में कितना लिख सकते हैं। फिर यानी ये सब बातें किस में आ जाएंगी? इंटेलेक्चुअल सिविल सर्वेंट एप्टीट्यूड में आ जाएगा। तो आप अभी से आप दिमाग में ये रखिए कि अच्छा कॉम्प्रिहेंशन, आप जो जीएस का जो पार्ट 2 होता है, प्रीलिम्स जब आप देंगे यूपीएससी का या एमपीपीएससी का, तो जो सेकेंड पेपर होता है जिसमें कि जिसको सीसैट भी बोला जाता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें आप देखिए उस पेपर में क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन रहते हैं। 5-7 कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, यानी एक पैराग्राफ रहेगा और पैराग्राफ को तेजी से पढ़िए और उसके जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका उत्तर जो है आप सही लगाइए। ऑब्जेक्टिव रहता है तो सही लगाइए, और अगर डिस्क्रिप्टिव में इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो लिख के भी बताइए। तो यहाँ पर देखिए रीडिंग कैपेसिटी की जांच हो रही कि आप जल्दी से चीजों को पढ़ के कितना तेजी से समझ पा रहे हैं। अब ये अलग बात है कि आजकल ये जो पेपर सीसैट का है ये क्वालिफाइंग हो गया है और 33% स्कोर करने वालों को भी उसमें जो है मुख्य परीक्षा में देने का मौका मिलता है, सब्जेक्ट टू द फर्स्ट पेपर। अगर फर्स्ट पेपर जब
आपका क्वालिफाई रहेगा, यानी आप अच्छा स्कोर करोगे और सेकेंड पेपर में भी आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको मेन एग्जाम यूपीएससी का देने को मिल जाता है। यही एमपीपीएससी का भी होगा, जिसमें सेकेंड पेपर में एक निश्चित जो है कट ऑफ उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स रखा हुआ है और फर्स्ट पेपर के आधार पर कट ऑफ बनाते हैं। तो हर अलग अलग स्टेट्स में इसका अलग अलग पैटर्न होता है। लेकिन यहां पर हम बात ये बताना चाहते हैं कि ये सब जांच करते हैं आपके इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड की, आपकी लॉजिकल पावर की, आपकी इंटेलिजेंस की, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी की, आपकी राइटिंग कैपेसिटी और आपकी मेमोरी की भी, कि आप याद कितना रख सकते हैं। क्योंकि प्रशासन में हर चीज हर समय आपके पास लिखा हुआ हो जरूरी तो नहीं है, बहुत सी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। 6 महीना, साल भर, 5 साल, 10 साल पहले कोई घटनाक्रम हुआ वो आपको याद रखना है और याद रख के आज के संदर्भ में, आज के रेफरेंस में उसका उपयोग करना है, उस अनुभव का, उस टेक्निक का, उस चीज का। तो इसीलिए मेमोरी का अच्छा होना भी जरूरी हो जाता है। इमोशनल एप्टीट्यूड भी जरूरी होता है लोक सेवा में। कई बार देखा होगा आपने कि भाई प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कई बार ऐसे भावुकता भरी अपील करते हैं, इमोशनल अपील करते हैं। कभी कभी देखे होंगे आपके कलेक्टर हैं, एसपी हैं, जब ऐसी भीड़ वगैरह हो जाती है, बहुत ऐसी कोई समस्या खड़ी हो जाती है तो वो जनता से अपील करते हैं, भावुकता, इमोशनली अपील करते हैं। तो एम्पैथी, जनता के साथ समानुभूति रखना, उनके तकलीफों को समझना वास्तविक तौर पर। सिंपैथी, सहानुभूति रखना। कंपैशन यानी उनके प्रति करुणा रखना, दया का भाव रखना, तभी तो आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये सब इमोशनल एप्टीट्यूड कहलाता है। तो इमोशनल भी होना है, इंटेलेक्चुअल भी होना है। और तीसरा है मोरल एप्टीट्यूड। मोरल एप्टीट्यूड मतलब जो काम आपके सामने है उसको आप पूरी नैतिकता के साथ कर रहे हैं, मोरालिटी के साथ कर रहे हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे भी। इसके अंतर्गत आएगा ये फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। इंटेग्रिटी, आप पूरी सत्य निष्ठा से काम कर रहे हैं कि नहीं, इंटेग्रिटी के साथ, है ना। इम्पार्शियलिटी यानी आप कहीं पार्शियल तो नहीं है। मान लीजिए कोई अपराधी है और कोई ऐसा थाना है या पुलिस अधिकारी है, वो उस अपराधी का कहीं सपोर्ट तो नहीं कर रहे, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उसको मदद तो नहीं कर रहे। अब ये इम्पार्शियलिटी तो नहीं हुआ, ऐसे तो अपराध बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप इम्पार्शियल होकर काम करें। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, किसी राजनीतिक दल का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं। आप एक जिला कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और कोई पर्टिकुलर पार्टी के कैंडिडेट का प्रचार कर रहे हैं, भले ही इनडायरेक्टली करें या छुप के करें, लेकिन ये आपके अंदर का एथिक भी तो होना चाहिए कि यार एक लोक सेवा के रूप में आपको इम्पार्शियल रहना है, न्यूट्रल रहना है ना, डेडिकेशन के साथ काम करना है, इंटेग्रिटी के साथ काम करना है। तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगे, मोरल एप्टीट्यूड हो जाएगा। अब यहां पर एक बात आपको मैंने बताया कि जो लोक सेवा में जब आप जाते हैं तो आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है कि भाई ये जो हमने एप्टीट्यूड जो हमारे अंदर है वो एप्टीट्यूड है या नहीं है। तो एप्टीट्यूड अगर है तो आप एक सफल प्रशासक बन सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर लोक सेवा में काम करने का एप्टीट्यूड यानी अभिरुचि पहले से ही विकसित है और इसकी जांच करने की जिम्मेदारी है यूपीएससी की। यूपीएससी अपने एग्जाम के पैटर्न के माध्यम से पहले प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें जनरल स्टडी के फर्स्ट पेपर में आपको ब्रॉडर पर्सपेक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भले ही वो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, लेकिन उनमें प्रश्नों का, क्वेश्चन का नेचर ऐसा रहता है कि आपको बहुत सी चीजों को एनालाइज भी करना पड़ता है और उनको लिंक भी करना पड़ता है। तो एनालिसिस एंड लिंकिंग द टॉपिक, दिस इज द क्वालिटी ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड इट्स एप्टीट्यूड ऑल्सो। यानी जिस व्यक्ति में ये एप्टीट्यूड होगा वो एक अच्छा लोक सेवक बनने की एक क्वालिटी उसमें मौजूद है कि उसकी लॉजिकल पावर अच्छी है, उसकी मेमोरी यानी याद रखने की क्षमता अच्छी है। जब उस सेकंड पेपर में जाएंगे, सीसैट के पेपर, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड, तो उसमें भी देखिए कितनी सारी चीजें आपकी जांच हो जाएगी। उसमें आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब रीजनिंग भी कई तरह के होते हैं, तो उसके माध्यम से भी ये पता चल जाएगा कि इनका लॉजिकल पावर कैसा है, ये रीजनिंग कैपेसिटी कैसी है, किसी बारे में तार्किक रूप से सोच
सोच पाते हैं कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि गणित का क्वेश्चन देखा और भाग गए, अरे छोड़ दिया, छोड़ो ये तो जरूरत नहीं है करने की। तो भागने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। जब आप लॉजिकल पावर आपके पास कम हो जाता है, रेशनल पावर कम हो जाता है, तो अपने आप क्या करते हैं, जब भी वो परिस्थिति आएगी आप वहां उसको छोड़ दोगे। तो ऐसा लोक सेवक तो नहीं चाहिए ना। हमें कैसा लोक सेवक चाहिए, जो कठिन परिस्थितियों में, जहां पर दिमाग का निर्णय लेने की क्षमता का कठिन परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाएं, तो वो उन परिस्थितियों से भागे नहीं बल्कि उनका सामना करे। तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के पेपर में यही जांच की जाती है, अंडरस्टैंडिंग। किसी बात को, यानी कोई पैराग्राफ पढ़ा तो उसको आपने कैसे समझा, तेजी से समझा कि नहीं समझा। तो ये सब चीजों को, ये आपको जो यूपीएससी एग्जाम लेती है उसमें ये पता चल जाता है उनको, जो आप स्कोर करते हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि आपके जनरल स्टडी के पेपर के आधार पे कट ऑफ बनता है, तो सीसैट का केवल क्वालिफाइंग रह जाता है, लेकिन वो क्वालिफाई करना भी इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अप्रोच तो चाहिए होता है एप्टीट्यूड का। तो लोक सेवा में जाने के लिए पहला स्तर वो हो गया एप्टीट्यूड का, कि भाई पता चल गया, अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो ये मान लेंगे कि हाँ, आप में लोक सेवा में जाने का जो प्रारंभिक एप्टीट्यूड है मौजूद है। अब बात आती है, अब जब आप मेंस देते हैं तो आपकी राइटिंग एप्टीट्यूड पता चल जाती है, बहुत सी चीजों को याद रखा, उसे निश्चित शब्दों के भीतर लिखना, समझना, ये हो गया। और फिर तीसरा स्टेप जो होता है इंटरव्यू का हो जाता है, जिसके अंदर बहुत सी चीजों की जांच हो जाती है। आप जो है किन्हीं परिस्थितियों को डील कैसे करते हैं, आपको जब कोई ऐसी जटिल प्रश्न आपके सामने आ जाता है उस समय आप घबराते तो नहीं है, यानी आपके अंदर पैसेंस कितना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आत्मविश्वास है या नहीं, धैर्य है या नहीं, ईमानदारी, ऑनेस्टी है या नहीं, इंटेग्रिटी, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी सत्य निष्ठा के साथ कर रहे हैं कि नहीं, ये सब इंटरव्यू के दौरान समझ में आने लग जाता है इंटरव्यू बोर्ड को। तो यूपीएससी अपने एग्जाम के पैटर्न के माध्यम से आपकी जो अभिरुचि है प्रशासन के प्रति वो एक तरह से जांच लेती है, और जब आप फाइनली क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपको भेजा जाता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मान लीजिए आप आईएएस बनते हैं तो आपको लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में भेज देंगे और वहां जाके आप ट्रेनिंग लेंगे। अब उस ट्रेनिंग के दौरान ये जो एप्टीट्यूड आपके अंदर था लोक सेवा के प्रति, पब्लिक सर्विस के प्रति, जो आपका डेडिकेशन था, जो आप में पैसेंस है, जो आप में कॉन्फिडेंस है, जो आप में लॉजिकल पावर है, अब इसी चीज को वो तरासेंगे, वहां पर डेवलप करेंगे, उसको एक एबिलिटी के रूप में, एक योग्यता के रूप में विकास करेंगे, और फिर वो जो आप सीखेंगे और जो अनुभव करेंगे उससे वो एक स्किल बन जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, जब आप प्रशासन में किसी जिले में कलेक्टर, जब आप जिले में काम करने के लिए जाएंगे या मान लीजिए किसी सेक्रेटरीट में काम करने जाएंगे, तो आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो चुका होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होगा। तो वो एप्टीट्यूड से स्किल तक परिवर्तित हो गया और एक अच्छा लोक सेवक तैयार हो गया, जो कि पॉलिसी फॉर्मेशन में भी मदद करता है, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में भी मदद करता है, और कोई अगर डिसीजन लेना हो, डिसीजन लेकर के उसे इंप्लीमेंट करना हो, कठिन जटिल से जटिल परिस्थितियों में काम करना हो, उन परिस्थितियों में भी उन्हें जो है निर्णय लेना पड़ता है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद जब अखिल भारतीय सेवा के ऊपर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बोला भी कि अखिल भारतीय सेवा जो है, ऑल इंडिया सर्विस जो है, वो हमारे राष्ट्रीय एकता का एक आधार होगा, और इस राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सिविल सेवा की अभी तक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि एक स्टेट के व्यक्ति दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग दक्षिण भारत में जाके अलग अलग भाषाओं वाले क्षेत्र में काम करते हैं, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के क्षेत्र में काम करते हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया में काम करते हैं, जम्मू कश्मीर में जाके काम करते हैं। इंटेग्रिटी, डिवोशन, कंपैशन, इन्हीं सब गुणों और इन्हीं सब एप्टीट्यूड के कारण ये संभव होता है। तो वो सरदार पटेल ने यही सोच के ये बात कही थी कि अगर हम इस ऑल इंडिया सर्विस को बनाए रखेंगे तो ये हमारी नेशनल यूनिटी के लिए भी अच्छा होगा। इसी तरह से अब ये ट्रेनिंग के दौरान आपने स्किल में इसे डेवलप कर लिया और उसके बाद आप लोक सेवा में गए, वहां जाके आप अच्छी तरह सफल होंगे। अब ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। पहले तो आपको इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा, फिर आपको
डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट से बुला लिया जाएगा। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर जो एप्टीट्यूड है उसे तराशने का काम किया जा रहा है और उसे अनुभव के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से ये चेंजेस हमको लगातार करने पड़ते हैं। तो एप्टीट्यूड जो है डेवलप हो गया। एप्टीट्यूड को हमने एबिलिटी में और एबिलिटी को स्किल में डेवलप कर लिया। तो ये एप्टीट्यूड की पूरी प्रोसेस है जो लोक सेवा में काम आती है। अब एप्टीट्यूड तो मैंने यहां पर आपको लोक सेवा के संदर्भ में बताया, लेकिन कुछ एप्टीट्यूड अलग अलग फील्ड में भी होते हैं। अब उनके नाम सुनेंगे तो आपको और मजा भी आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि यार आपके अंदर ये एप्टीट्यूड है कि नहीं। लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड, लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड वाला व्यक्ति जो है वो भाषा की समझ उसमें अच्छी होती है। हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलो, उर्दू बोलो, फारसी बोलो, वो बहुत तेजी से अपना काम जो है उसको कन्वर्ट कर लेता है। तो लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड। अब ऐसे व्यक्ति को जॉब देना हो तो कहाँ देना चाहिए? ट्रांसलेटर के रूप में, राइटर के रूप में, पोएट के रूप में ये सफल हो सकते हैं। लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड उनके अंदर है। आर्टिस्टिक, कुछ लोगों के अंदर एप्टीट्यूड होता है आर्टिस्टिक, वो हर चीज में आर्ट ढूंढ लेते, कला, है ना। कोई लिखेंगे भी, कॉपी पर लिखेंगे भी तो उसमें भी डिजाइन बढ़ा देंगे। हैंड राइटिंग भी रहेगी तो बेहतरीन रहेगी। आर्टिस्टिक, हर चीज में कला बना, मैप भी बनाएंगे तो खूबसूरत बनाएंगे। अब सबके पास ये एप्टीट्यूड भी नहीं होता, लेकिन गॉड गिफ्टेड उसके अंदर है। और नहीं भी है तो डेवलप भी हो सकता है। ऐसा नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यार मेरे अंदर तो ये है ही नहीं एप्टीट्यूड, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत सबके अंदर है, उसको डेवलप करने की जरूरत है। तो इसीलिए मैंने बताया, वैसे एप्टीट्यूड जो है जन्मजात भी होता है लेकिन अर्जित भी की जा सकती है। तो आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है तो आप एक इंटीरियर डिजाइनर बन जाइए। घरों को कैसे सजाया जाए, ऑफिसेज को कैसे बनाया जाए, कहां पर कौन सी चीज रखी जाए, आप एक इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। आजकल मोबाइल में ऐसे बहुत से प्रोग्राम होते हैं जिसमें ग्राफिक्स की जरूरत होती है, आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। ऐप किस तरह का होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, आपके अंदर है क्वालिटी, आप कर सकते हैं। मैकेनिकल एप्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि आपका कोई भी सामान टूटा फूटा, मशीनरी से रिलेटेड आपके पास है, आपने जोड़ा और एक सामान बना दिया, नई मशीन बना दी, तो ये हो गया मैकेनिकल एप्टीट्यूड, है ना। जैसे वेल्डर बनना हो या मैकेनिकल इंजीनियर बनना हो, गाड़ियों का डिजाइन बनाना हो, गाड़ियों के इंजन में सुधार करना हो, अगर ये एप्टीट्यूड है मैकेनिकल एप्टीट्यूड तो बहुत आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। नहीं है तो डेवलप करना पड़ेगा भाई। मान लीजिए आजकल तो देखिए 12th पास होने के बाद जो है जी आपने दिया, आप जो है पास हुए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, तो आपने आपका एप्टीट्यूड, आपको पता ही नहीं मेरा एप्टीट्यूड क्या है। आपने ले लिया आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपने ले लिया कंप्यूटर साइंस, आपने ले लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपने ले लिया सिविल इंजीनियरिंग। अब आपको सिविल में कोई रुचि नहीं है, कोई आपके अंदर एप्टीट्यूड भी नहीं है मकान बनाना, ब्रिज बनाना, सड़क बनाना, लेकिन ले लिया। अब ले लिया तो क्या करना होगा? एप्टीट्यूड नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अब डेवलप करो। लेकिन बेहतर यह होगा कि जो एप्टीट्यूड आपके अंदर है, जो एप्टीट्यूड पहले से मौजूद है, अगर उसी तरह का काम किया जाए तो सफल होने की संभावना, सक्सेसफुल होने की संभावना क्या होगी? बढ़ जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है। फिजिकल एप्टीट्यूड, फिजिकल एप्टीट्यूड का मतलब हेल्थ से रिलेटेड, जैसे बहुत सारे लोग जो है जिम वगैरह चलाते हैं, उनमें हेल्थ एप्टीट्यूड है कि कैसे कसरत किया जाए, शारीरिक मजबूती कैसे लाया जाए, स्वस्थ कैसे रहा जाए, तो वो हो गया फिजिकल एप्टीट्यूड। कई लोगों में इसी तरह का एप्टीट्यूड रहता है। फिर कुछ लोगों में ऑर्गेनाइजेशनल एप्टीट्यूड रहता है। ये सिविल सर्विसेज में जरूरत पड़ेगी अपन को, ऑर्गेनाइजर, है ना। कोई जैसे लीडर बनना, राजनीतिक दल में कई लोग चले जाते हैं, अब उनके अंदर वो ऑर्गेनाइजेशनल एप्टीट्यूड है। 10 लोगों को इकट्ठा किया, संगठन बनाया, कलेक्टर के पास चले गए, जुलूस लेके मार्च निकाल दिया। ऑर्गेनाइजेशनल, वो कठिन परिस्थितियों में लोगों को एकजुट कर लेते। सुभाष चंद्र बोस, ऑर्गेनाइजेशनल एप्टीट्यूड उनके अंदर था वहां पर। तो ऑर्गेनाइजेशनल एप्टीट्यूड वाले जो लोग होते हैं उनको जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम करने में उन्हें आसानी होती है। जो एचआर होता है, ह्यूमन रिसोर्स, अगर उसमें वो काम करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जो है उनकी उस तरह का एप्टीट्यूड है, लोगों के साथ वो अच्छा डील कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स एप्टीट्यूड बेहतर। प्रोजेक्ट मैनेजर, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और 10 लोगों को कोऑर्डिनेट करना है, तो ऑर्गेनाइजेशनल एप्टीट्यूड वाले लोग सफल रहेंगे। तो लीडरशिप क्वालिटी में, प्रशासनिक क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, अब इलेक्शन कराना है, जैसे जिला कलेक्टर के क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं इलेक्शन के टाइम में। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं कि जब डिस्ट्रिक्ट
कलेक्टर जब रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं तो उन्हें कितने सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करना होता है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े स्तर तक। चुनाव राजनीतिक दल अलग प्रेशर डालते हैं, जो इलेक्शन कमीशन है उनका अलग दबाव रहता है, जो पब्लिक रहती है उसका अलग प्रेशर रहता है, और जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो अलग चलती है। अब देखिए वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी चाहिए आपको। तो अगर आपका बेसिक एप्टीट्यूड नहीं है उस तरह का तो आप घबरा जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल एप्टीट्यूड होना जरूरी हो जाता है। इस स्पेशियल एप्टीट्यूड, ये आर्किटेक्ट वगैरह जो बनते हैं ना, स्पेशल जगह का कहां पर कितना उपयोग किया जाए, कौन डिजाइन कैसे किया जाए। तो जो आर्किटेक्ट मकान का डिजाइन बनाना, पुल का डिजाइन बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का डिजाइन बनाना, ये स्पेशियल एप्टीट्यूड में आता है। एंड एक होता है लॉजिकल एप्टीट्यूड। तो लॉजिकल एप्टीट्यूड क्या होता है, जैसे आपको डिटेक्टिव बनना है, आपको मान लो पुलिस अधिकारी बनना है, क्राइम रिपोर्टर बनना है। अब वहां पे लिंक कर सकते हैं ना, आप चीजों को लिंक कर सकते हैं कि किस चीज से क्या संबंधित है। डिटेक्टिव बनने के लिए कोई घटना छोटी सी कहीं हुई, मोबाइल का नंबर कहीं पे मोबाइल किसी ने किया, फोन किया पर्टिकुलर जगह पे, किसी व्यक्ति से कोई संबंधित है। अब आप एक छोटी सी जानकारी से 10 चीजों को लिंक करके और आप बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो देखिए अलग अलग हमारे यहाँ बताने का मकसद ये था कि एप्टीट्यूड क्या है और एप्टीट्यूड लोक सेवा में क्यों जरूरी है, और साथ ही साथ एक सामान्य जब हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो किसी भी जॉब में जाने के लिए अलग अलग तरह का एप्टीट्यूड होने का क्या लाभ मिलता है। अगर एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग ही लोगों को काम मिले तो उससे डिवोशन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी। ये इससे यही कंक्लूजन निकल के आता है। तो अब एप्टीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, तो एप्टीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई, विशेषता ये हो गई कि ये किसी भी कार्य को करने की उपयुक्तता है, यानी एप्रोप्रिएट है कि नहीं आप उस काम को करने के लिए, ये एप्टीट्यूड से ही पता चल जाता है। दूसरी चीज एक्वायर्ड भी होती है, यानी कि आप इसे एक्वायर कर सकते हैं, यू कैन एक्वायर इट। एंड इनेट भी होती है, यानी कि जन्मजात भी होती है। यानी एप्टीट्यूड आप सीख भी सकते हैं, लेकिन अगर ईश्वर द्वारा प्रदत्त आपके अंदर कोई एप्टीट्यूड है तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके आधार पर आप जल्दी सीख सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये व्यक्ति के भीतर का आंतरिक सामर्थ्य भी है, इंटरनल कैपेसिटी है। इंटरनल कैपेसिटी, आंतरिक सामर्थ्य, यानी व्यक्ति के भीतर अगर कोई काम करने का एप्टीट्यूड है, उसकी अभिरुचि उस क्षेत्र में है, ये इंटरनल है। और इस इंटरनल जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के आधार पर वो परफॉर्म करता है। तो अगर उसे उस फील्ड की ट्रेनिंग दे दी जाए, अगर उस फील्ड में काम करने का मौका दिया जाए तो स्वाभाविक है कि इससे बेहतर परफॉर्मेंस होगा। और क्या कह सकते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक में, तो यह गुणों का एक ऐसा समुच्चय है, दिस इज द सेट ऑफ द क्वालिटीज, जो व्यक्ति के भीतर जो बहुत सारे गुण हैं उन सभी गुणों का एक ऐसा समुच्चय है जो भावी क्षमता को व्यक्त करता है, जो ये बताता है कि भविष्य में ये क्या करना है, कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं। अगर जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे की जो कहानी है, अगर चाणक्य ने उन्हें देखा कि कौटिल्य ने, चाणक्य ने, कि भाई ये एक ऊंचे टीले पे बैठ के और बच्चों को गाइड कर रहा है, उन्हें निर्देशित कर रहा है और राजा बनने की प्रैक्टिस कर रहा है, और उसके अंदर वो जो कोऑर्डिनेशन, समन्वय करने की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी देखी और उसके आधार पर उन्हें पढ़ाया, लिखाया, समझाया और एक दिन वो चंद्रगुप्त मौर्य बन गया, सफल शासक बन गया भारत का, मौर्य शासक, है ना। तो ये क्या है, ये गुणों का एक समुच्चय है जो भावी क्षमता को व्यक्त करता है, और अगर समुचित वातावरण और प्रशिक्षण दिया जाए तो उस क्षेत्र में सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यानी कि जिस क्षेत्र में किसी व्यक्ति का एप्टीट्यूड है, अभिरुचि है, अगर उसी क्षेत्र में अगर उसे अच्छा वातावरण मिल जाए, एनवायरनमेंट मिल जाए, गुड एनवायरनमेंट एंड गुड ट्रेनिंग ही गेट्स, देन ही विल बी मोर सक्सेसफुल देन अदर्स बिकॉज ही हैज ए बेसिक एप्टीट्यूड इन दैट फील्ड। उस क्षेत्र में उसे ऑलरेडी एप्टीट्यूड है। इसके अलावा किसी विशेष क्षेत्र में कौशल सीखने की क्षमता, यानी कि कौशल, स्किल। अब चूंकि एप्टीट्यूड है,
मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे जो है रेलगाड़ियों के इंजन या रेलगाड़ी से संबंधित चीजों में बड़ी रुचि है उसकी, और अगर उसने रेल ट्रेन के या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उसे रेलवे में जाने का मौका मिल जाए तो वो नया इनोवेशन कर सकते हैं ना, नई इंजन का नई पावरफुल इंजन बना सकते हैं। अगर किसी को इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में इंटरेस्ट हो और उसे इलेक्ट्रिकल इंजन के फील्ड में काम करने को मिल जाए तो वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर किसी को रिसर्च के फील्ड में रुचि है, वायरस के फील्ड में रुचि है, वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उस व्यक्ति को आप लेबोरेटरी में भेज दीजिए कि भाई तुम जो है कोरोना वायरस का जो है वो कोई टीका ढूंढो, वैक्सीन ढूंढो। अब उसमें चाहे उसे महीने लग जाएं, साल लग जाएं, चाहे कितनी भी तकलीफ उठानी पड़े, वो व्यक्ति जो है उस वायरस की जो वैक्सीन है या मेडिसिन है खोद लेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिवोशन बढ़ जाएगा। वो उन तकलीफों को, क्योंकि आसान काम तो है नहीं, लेकिन उन तकलीफों को उठाने की क्षमता उसके अंदर इसलिए है क्योंकि वो काम उसके एप्टीट्यूड में आता है, उसकी रुचि है उसमें। उसकी रुचि के साथ साथ उसके अंदर वो इनबिल्ट क्वालिटी है कि वो उस काम करने में उसे मजा आता है। तो चाहे ढेर तकलीफ हो, कितनी परेशानी हो, वो उस काम को करने लगेगा। तो इस तरह से किसी विशेष क्षेत्र में कौशल सीखने की क्षमता जो है ये बहुत डेवलप करता है एप्टीट्यूड। बहुत से उदाहरण है। थॉमस अल्वा एडिसन का, एक बल्ब का एक जो है बनाने के लिए उनको 27 साल का समय लगा। आप सोचिए, और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हम इतना उसके बाद भी कर पाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली संभव हुआ। पैसेंस, धैर्य रखा उन्होंने। उनके अंदर रिसर्च करने की ये क्षमता पहले से ही एप्टीट्यूड मौजूद था, तभी वो उस फील्ड में गई। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे पास होते हैं कि उन एप्टीट्यूड वाले व्यक्ति को अगर उसी क्षेत्र में लगा दिया जाए तो उनके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड है और वो टीचर बन जाए तो स्वाभाविक है ज्यादा डिवोशन से पढ़ाएंगे। अब टीचिंग एप्टीट्यूड है नहीं, लेकिन जबरदस्ती टीचर बना दिया गया है, तुम्हें तो पढ़ाना है ना, तुम यही काम करो, बाकी कोई काम है नहीं, यही काम करो, तो फिर वो उतना सफल नहीं हो पाएंगे एज ए टीचर। क्योंकि टीचिंग इज ए वर्क व्हिच नीड्स सम एप्टीट्यूड। इसे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग के माध्यम से भी और वातावरण भी विकसित करेंगे तो भी वो क्वालिटी इंटरनली डेवलप नहीं हो पाएगा। तो टीचिंग नीड्स द एप्टीट्यूड, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड अगर है तो आप एक बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। और जब आपके अंदर एप्टीट्यूड होगा तो डेडिकेशन भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, काम करने में मजा भी आएगा। और वो जो काम करने में मजा आएगा तो तकलीफें होंगी, मान लीजिए कोई डिफिकल्ट वर्क है तो उसको झेलने की क्षमता भी आपके अंदर रहेगी। तो इसीलिए जब एक सिविल सेवक आप बनते हैं, एक लोक सेवक आप बनते हैं, तो पहले तो लोक सेवक बनने से पहले ही इन सब चीजों की जांच कर ली जाती है कि आपके अंदर वो एप्टीट्यूड, वो अभिक्षमता, वो अभिरुचि है कि नहीं। और जब वो जांच कर ली जाती है तो उससे आपको लिखना, पढ़ना, समझना, आपकी लिखने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने की क्षमता, ये सब पता चल जाता है। और उसी माध्यम से जब इंटरव्यू वगैरह देते हैं, मेंस मुख्य परीक्षा देते हैं, नेतृत्व क्षमता के बारे में पता चल जाता है। आपके लिखने के तरीके से और इंटरव्यू के दौरान आपके व्यवहार से आपकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में भी, आप कितने पारदर्शी हैं, किसी चीज को किस ढंग से बताते हैं, पारदर्शिता के बारे में पता चल जाता है। जटिल परिस्थितियों को समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, ये सब चीजों के बारे में आपको आपके जो परीक्षा की प्रणाली है उससे भी पता चल जाता है। अगर मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो फिर उसी तरह की परीक्षा प्रणाली से आपको गुजारा जाता है कि भाई रीजनिंग का पेपर होगा, मैथ्स का पेपर होगा, जनरल स्टडी का पेपर होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन यूपीएससी देना है या एमपीपीएससी या कोई स्टेट पीएससी में जाना है तो वहां पर जनरल स्टडी का एरिया, जनरल थिंकिंग का एरिया बड़ा हो जाता है, क्योंकि ज्यादा चीजों को याद रखना और उनको आपस में लिंक करना, विषय वस्तु को सोचने और समझने की क्षमता, ये लोक सेवकों के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। इसी तरह से और भी कुछ गुण जैसे चाहिए आपको, अनुशासन, डिसिप्लिन होना चाहिए, धैर्य रखने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। लोक सेवा में जाना है तो कम्युनिकेशन स्किल भी जरूरी है, और कम्युनिकेशन स्किल, ईमानदारी और मनोवृत्ति लोक सेवा में जाने के लिए एक विशेष प्रकार का एटीट्यूड भी होना जरूरी है। तो ये सारे जो क्वालिटीज हैं
ये एक तरह से लोक सेवकों के लिए जरूरी है। और अगर ये एप्टीट्यूड पहले से मौजूद है तो प्रशिक्षण के दौरान ये आसान हो जाता है वो लोक सेवा के क्षेत्र के लिए आपको और बेहतर ढंग से तैयार करने में। और जब आप लोक सेवा में जाते हैं तो पूरे डिवोशन के साथ, इम्पार्शलिटी के साथ और न्यूट्रलिटी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ काम करते हैं। इमोशंस, कंपैशन, ये सब आपके अंदर होता है तो आप एक सफल लोक सेवक बन पाते हैं। तो इसीलिए एप्टीट्यूड जो होता है ये किसी भी लोक सेवकों के अंदर लोक सेवा में बेहतर काम करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड होता है ये जरूरी हो जाता है। लेकिन इन बातों को समझने के लिए हमने सबसे पहले आपको एप्टीट्यूड के बारे में बताया। एप्टीट्यूड के अलावा आपको ये डिफाइन करने की ये प्रोसेस बताई कि हम कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये जो एप्टीट्यूड है ये कंपोनेंट ऑफ ए कॉम्पिटेंस टू डू ए सर्टेन काइंड ऑफ वर्क एट सर्टेन लेवल, और इसी से टैलेंट जो है वो कैसे बनता है। फिजिकल एप्टीट्यूड है ना, मेंटल एप्टीट्यूड, इनहेरेंट एप्टीट्यूड। सिविल सर्वेंट के लिए जो एप्टीट्यूड होता है ये 3, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड मोरल। यूपीएससी के एग्जाम और उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान जिस तरह से एप्टीट्यूड की जरूरत पड़ती है उसके बारे में भी आपने यहाँ पर समझा। इसके अलावा आपने ये भी समझने की कोशिश की कि एप्टीट्यूड अलग अलग फील्ड में जाने के लिए अगर अलग अलग तरह का एप्टीट्यूड हो तो सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। एप्टीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक को भी आपने बेहतर ढंग से देखा और साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि सिविल सेवक की जो अभिक्षमता है, एप्टीट्यूड है, उनमें क्या क्या क्वालिटीज का होना जरूरी है। अब हम आपको अगले वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में अंतर क्या है, क्या दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं, या इनके बीच कोई और भी संबंध है क्या। इन सब चीजों पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अलग अलग तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं आजकल डेवलप हुए हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम विस्तृत चर्चा करेंगे टॉपिक वाइज आपसे अलग अलग विषयों पर, जो कि हमारे इसका हिस्सा होगा। ये वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज का, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज का, जिसमें हम ये इंटेग्रिटी, इम्पार्शलिटी है ना, डिवोशन, डेडिकेशन, इन सब चीजों पर भी अगले क्लासेज में हम आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।